एक हालिया अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन से पिघलते हिमनदों के कारण 90 के दशक के मध्य से पृथ्वी के अक्ष की अवस्थित एवं में परिवर्तन हो रहा है। पृथ्वी का अक्ष वह रेखा है जिस पर पृथ्वी घूर्णन करती है तथा इस पर घूर्णन करते हुए सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। जिन बिंदुओं पर अक्ष पृथ्वी की सतह को प्रतिच्छेदित करता है, वे भौगोलिक रूप से उत्तर और दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। ध्रुवों का स्थान निश्चित नहीं है, इसलिए अक्षों की गति करने पर ध्रुव भी गति करते हैं और इस गति को ध्रुवीय गति कहा जाता है। साधारणतया ध्रुवीय गति जलमंडल, वायुमंडल, महासागरों या ठोस पृथ्वी में होने वाले परिवर्तनों के कारण होती है, परंतु अब जलवायु परिवर्तन से भी भौगोलिक ध्रुव स्थानांतरित हो रहे हैं। नए अध्ययन के अनुसार 1990 के दशक से जलवायु परिवर्तन के कारण अरबों टन हिमनदीय बर्फ महासागरों में पिघल रही है। यह पृथ्वी के ध्रुवों का नई दिशाओं में स्थानांतरण का कारण बना है। 1990 के दशक से जलमंडल में परिवर्तन के कारण उत्तरी ध्रुव एक नई पूर्वाभिमुख दिशा की ओर स्थानांतरित हो रहा है। हालांकि इस परिवर्तन से दैनिक जीवन प्रभावित होने की संभावना नहीं है। यह दिन की अवधि में कुछ मिलीसेकंड का बदलाव कर सकता है। ध्रुवीय गति पोलर मोशन, ध्रुवीय भ्रमण पोलर वेंडरिंग से भिन्न है, जहां पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय ध्रुव भूगर्भीय काल के माध्यम से भ्रमण करते हैं। अब केंद्र ने राज्य आपदा मोचन निधि, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (एसडीआरएफ) के लिए 8873 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। यह वर्ष 2021-22 के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के केंद्रीय हिस्से की प्रथम किस्त है। इसे सामान्य नियत समय से पूर्व ही जारी कर दिया गया है। केंद्र ने कहा कि राज्य कोविड-19 रोकथाम उपायों के लिए 50% तक राशि का उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग ऑक्सीजन उत्पादन, वेंटिलेटर आदि की लागत को पूर्ण करने के लिए किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किसी भी अधिसूचित आपदा के दौरान बचाव एवं राहत व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) और राज्य स्तर पर राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के गठन का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2018 से एसडीआरएफ में केंद्र सरकार ने अपना योगदान 90% तक बढ़ा दिया है तथा सभी राज्यों का योगदान 10% सुनिश्चित किया है। इसे वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार 2 समान किस्तों में जारी किया जाता है। एसडीआरएफ का उपयोग केवल पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाएगा। एसडीआरएफ के तहत शामिल आपदाएं चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़ आदि। विगत वर्ष गृह मंत्रालय ने एसडीआरएफ के तहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कोविड-19 को अधिसूचित आपदा के रूप में स्वीकार किया था। इससे अतिरिक्त राज्य सरकारें ऐसे स्थानीय आपदाओं (लोकल डिजास्टर्स) के लिए 10% तक धन का उपयोग कर सकती है, जो अधिसूचित सूची में शामिल नहीं है। अब सरकार ने आगामी 2 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए लागत की सड़क निर्माण योजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया है। आर्थिक विकास के लिए एक सुदृढ़ परिवहन अवसंरचना आवश्यक होती है। इसलिए एक मजबूत सड़क नेटवर्क भारत के तीव्र आर्थिक सुधार में एक महत्वपूर्ण स्तंभ होगा। सड़कों के विकास में चुनौतियां: भूमि की क्षतिपूर्ति की अधिक लागत, बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में कम तरलता की स्थिति, वित्तपोषण के स्रोत केवल केंद्र सरकार द्वारा बजटीय समर्थन व उधारियों जैसे स्रोतों तक ही सीमित है। कोविड-19
महामारी के कारण विलंब और चुनौतियां, इस संबंध में उठाए गए कदम। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र हेतु 1,18,101 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया। ज्ञातव्य है कि यह 65,000 करोड़ रुपये के आंतरिक और बजटेतर संसाधन जुटाने के प्राधिकार से भिन्न है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में भी सड़क परिवहन को एक प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में माना गया है। केंद्र सरकार ने भारतमाला परियोजना के तहत 4,468 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया है। निम्नलिखित के माध्यम से वित्त पोषण अंतराल को कम करने का प्रयास किया गया है। सड़क क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति प्रदान की गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) का अवसंरचना निवेश न्यास इन्वेस्टिस शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा। नव घोषित विकास वित्त संस्था की भी सड़क नेटवर्क विकास के लिए व्यवहार्य ऋण उपलब्ध कराने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकती है। अब भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क 4.9 मिलियन किलोमीटर है। भारत के सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, शहरी सड़कें और परियोजना सड़कें शामिल है। यह सड़क नेटवर्क देश के 64.5% माल और भारत के कुल यात्री यातायात का 90% परिवहन करता है। हाँ, तो सार्वजनिक भवनों के लिए अग्नि सुरक्षा विनिमय। हालिया दिनों में भारत के विभिन्न स्थानों पर अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं घटित हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार वर्ष 2019 में वाणिज्यिक भवनों में लगने वाली आग के कारण 330 लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें विद्युतीय फॉल्ट को अग्नि के प्रमुख कारण के रूप में उद्धृत किया गया है। साथ ही यह माना गया है कि राज्य सरकारें सुरक्षा कानून बनाने, निरीक्षण करने और सार्वजनिक भवनों को आधुनिक तकनीक से युक्त करने में भी शिथिल रही है। अग्नि सुरक्षा से निपटने के लिए तंत्र अग्निशमन सेवा राज्य सूची का विषय है और इसे अनुच्छेद 243W के तहत संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के एक कार्य के रूप में शामिल किया गया है। भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) का भाग 4 उन डिजाइनों और सामग्री के लिए विनिर्देशों और दिशा निर्देशों से संबंधित है जो विनाशकारी आग के खतरे को कम करते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) ने अस्पतालों सहित सार्वजनिक भवनों गत वर्ष उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को कोविड-19 हेतु नामित अस्पतालों का अग्नि सुरक्षा ऑडिट, फायर सेफ्टी ऑडिट्स करने के निर्देश दिए थे। राज्य और संघ शासित प्रदेशों को अपने संबंधित स्थानीय भवन उपनियमों को अद्यतित करने तथा मॉडल मेंटेनेंस ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज बिल 2019 के साथ संरेखित करने के लिए निर्देशित किया गया है। अक्टूबर 2020 में भारत व दक्षिण अफ्रीका द्वारा प्रस्तुत किए गए ट्रिप्स प्रस्ताव पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने आगे बढ़ने के संकेत दिए हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कोविड-19 महामारी को रोकने, उसके उपचार और उसे नियंत्रित करने के लिए प्रयासों को गति देने के लिए WTO के समक्ष कुछ प्रावधानों जो बौद्धिक संपदा अधिकारों को विनियमित करते हैं में छूट प्रदान करने की मांग प्रस्तुत की है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू ट्रिप्स को वर्ष 1995 में लागू किया गया था। यह कॉपीराइट, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट और गोपनीय सूचना या व्यापार भेद ट्रेड सीक्रेट के संरक्षण जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) पर एक बहुपक्षीय समझौता है।
यह सदस्य देशों पर उनके राज्य क्षेत्रों में बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी अधिकारों की न्यूनतम स्तर की सुरक्षा और प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए बाध्यकारी दायित्वों को लागू करके बौद्धिक संपदा आईपी संरक्षण में सामंजस्य स्थापित करता है। आलोचकों का तर्क है कि आईपी अधिकार विशेष रूप से पेटेंट से संबंधित विकासशील देशों में वहनीय टीकों और दवाओं के उपलब्ध कराने में बाधक होते हैं तथा लोगों को उनके स्वास्थ्य के अधिकार से वंचित करते हैं। छूट अस्वीकार करने पर अपनाए जाने वाले वैकल्पिक उपाय दवा कंपनियों और स्व उपयोग के लिए वैक्सीन की खुराक बनाने की इच्छा रखने वाले देशों के मध्य स्वैच्छिक लाइसेंस व्यवस्था, वॉलंटरी लाइसेंसिंग अरेंजमेंट, अनिवार्य लाइसेंसिंग, कंपल्सरी लाइसेंसिंग, एक सरकारी प्राधिकरण को पेटेंट धारक की सहमति के बिना किसी तृतीय पक्ष, थर्ड पार्टी या सरकारी एजेंसी को पेटेंट किए गए आविष्कार का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करने में सक्षम बनाती है। अब अन्य सुर्खियां। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311(2) आर्टिकल्स 311(2) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर में एक सरकारी शिक्षक की सेवाओं को बिना किसी जांच के समाप्त कर दिया गया था। अनुच्छेद 311(2) सरकारी कर्मचारियों की पद से बर्खास्तगी, निष्कासन या पदोन्नति से पूर्व जांच को अनिवार्य बनाता है। हालांकि अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत पूर्व जांच की आवश्यकता नहीं होती है यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल संतुष्ट हो कि राज्य की सुरक्षा के हित में इस प्रकार की जांच करनी समीचीन नहीं है। स्पेशल 301 रिपोर्ट यह रिपोर्ट विश्व भर के अमेरिकी व्यापार भागीदारों में बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संरक्षण और प्रवर्तन की स्थिति की वार्षिक समीक्षा का परिणाम है। इस वर्ष भारत और 8 अन्य देशों को बौद्धिक संपदा संरक्षण एवं प्रवर्तन के लिए प्राथमिक निगरानी सूची प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया था। गत वर्ष भी भारत को इसी सूची के तहत वर्गीकृत किया गया था। इसके अनुसार विगत एक वर्ष में भारत बौद्धिक संपदा संरक्षण और प्रवर्तन पर अपनी प्रगति में अस्थिर बना हुआ है। उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित किया गया है। सीसीएस सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर तथा परिवारों की आय एवं व्यय पर परिवारों की संवेदनाओं के संदर्भ में उनसे गुणात्मक प्रतिक्रिया एकत्रित हैं। P8L गश्ती विमान हाल ही में अमेरिका ने भारत को 6 P8L गश्ती विमानों की बिक्री को स्वीकृति प्रदान की है। P8L एक लंबी दूरी का मल्टी मिशन समुद्री गश्ती विमान है। इसे भारतीय नौसेना के लिए बोइंग द्वारा पेश किया गया है। P8L भारतीय नौसेना के ट्रूपोलेव Tu-142 विमानों के पुराने बड़े को स्थापित करेगा। यह भारत के विशाल समुद्र तट और राज्य क्षेत्रीय जल की सुरक्षा के लिए अभिकल्पित किया गया था। यह पनडुब्बी रोधी युद्ध एंटी सबमरीन वाटर (ASW) सतह रोधी युद्ध एंटी सरफेस वारफेस (ASW) सूचना, समुद्री गश्त और निगरानी एवं द्रोही सर्विलेंस एंड रिकॉग्निशंस मिशनों का संचालन कर सकता है। अब विटामिन सी। विटामिन सी स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। विटामिन सी के लाभ एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यह शरीर से रिएक्टिव ऑक्सीडेंटिव स्पीशीज ROS के रूप में ज्ञात अवांछित पदार्थों के निष्कासन में सहायता करता है। यह शरीर में लौह तत्व आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली में वृद्धि करता है। यह घाव भरने की क्षमता में वृद्धि करता है। यह शरीर को कोलेजन, एक कार्निटाइन और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स का उत्पादन करने में मदद करता है। स्रोत खट्टे फल जैसे संतरे और संतरे का रस, मिर्च, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, आलू आदि। अब पुतला नाच। हाल ही में यूनिसेफ के सहयोग से असम स्थित एक ट्रस्ट ने कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार पर
व्यापक जागरूकता सृजित करने के लिए पुतला नाच का उपयोग करते हुए 3 लघु चलचित्रों का निर्माण किया है। पुतला नाच असम की धागा पुतली कला है। यह 3 क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न विशेषताओं के साथ प्रदर्शित की जाती है। निचला असम, पुतला भूरिया और पुतला भावना। ऊपरी असम, माजुली द्वीप, शंकरदेव द्वारा विकसित अंकिया नाट शैली। उत्तरी असम, यह विषय और परिधान के मामले में असम के सचल रंगमंच भ्राम्यन यमन के से काफ़ी मात्रा में प्रेरित है। अब मई दिवस, 1 मई, यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है जो विश्व भर के श्रमिकों और मजदूरों को समर्पित है। यह दिन उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक होने के लिए प्रोत्साहित करता है। वर्ष 1989 में मार्क्सवादी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस ने एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए एक संकल्प अंगीकृत किया था। इसमें उन्होंने मांग की थी कि श्रमिकों से प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक कार्य नहीं कराया जाना चाहिए। इसके उपरांत यह एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है और 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। मई दिवस पहली बार 1 मई 1890 को मनाया गया था।